हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम 20 जुलाई को है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये अपनी ट्रेड थ्योरी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ नोड्यूलर कास्ट आयरन। नोड्यूलर कास्ट आयरन जिसे गांठदार ढलवा लोहा कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम होता है डक्टाइल कास्ट आयरन। अब अगर बात की जाए कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज 2 से 4% तक होता है। गलनांक 1150 डिग्री सेल्सियस। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अधिक होने के कारण मशीनों के बेड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि कास्ट आयरन को बनाने के लिए कौन सी फर्नेस प्रयोग की जाती है, तो होती है क्यूपोला फर्नेस, जिसमें आयरन ओर को लगभग 1250 से 1350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके यहाँ पर डिजायर्ड आपका कास्ट आयरन प्राप्त किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट आयरन होते हैं। जैसे कि बात किया जाए ग्रे कास्ट आयरन की, तो जब हम भट्टी में से प्राप्त जो आपका आयरन ओर होता है उसको धीमी गति से ठंडा करते हैं, स्लो कूल डाउन करते हैं, तो वहां पर जो आपका आयरन प्राप्त होता है उसे हम ग्रे कास्ट आयरन कहते हैं। इसे मशीनों के बेड बनाने के लिए, पिस्टन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। व्हाइट कास्ट आयरन की बात की जाए तो जो आपका ओर निकलता है क्यूपोला फर्नेस से, उसे अगर हम तेजी गति से ठंडा कर दें, रैपिड कूलिंग कर दें, तो उससे जो आपका आयरन की प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, जो आयरन टाइप प्राप्त होता है, उसे व्हाइट कास्ट आयरन कहते हैं। और इसमें आपका घिसन प्रतिरोधी काफी अच्छा होता है। इसमें बेसिकली फ्रैक्शन रेजिस्टेंस होता है, तो जहां पर घर्षण वाले स्थान होते हैं, रोटेटिंग या रोलिंग वाले कंपोनेंट, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। डक्टाइल कास्ट आयरन या नोडुलर कास्ट आयरन की बात की जाए, तो जब हम आयरन ओर को गर्म कर रहे होते हैं, उसमें अगर हम मैग्नीशियम मिला दें, तो आयरन के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, गोल गेंद के रूप में बदल जाता है, छोटे छोटे। उसी को हम नोड्यूलर कहते हैं, और इसीलिए इस कास्ट आयरन को नोड्यूलर कास्ट आयरन भी कहा जाता है। उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए या पाइप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following carbon steel has the lowest percentage of carbon? यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ब स्टील दिया गया है, इसमें से सबसे कम कार्बन परसेंटेज किस में होता है? तो अगर स्टील की बात की जाए तो आप सभी को पता है स्टील में लगभग 1.7% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कितनी? 1.7, या कहीं कहीं दिया जाता है 0.15 से 1.5% तक। तो इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना, 1.5 है तो 1.5, 1.7 है तो 1.7 तक। अब अकॉर्डिंग टू कार्बन परसेंटेज डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं लो कार्बन स्टील, या इसी को माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं। इसमें 0.3% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो 0.15 से 0.3% कार्बन की मात्रा जिसमें पाई जाती है उसे कहा जाता है माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज मात्रा 0.3 से 0.7% तक होती है। हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज की मात्रा 0.7 से 1.5% तक पाई जाती है। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, सबसे कम कार्बन परसेंट, तो सबसे कम किसमें होता है? माइल्ड स्टील में सबसे कम कार्बन परसेंटेज होता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। हाई स्पीड स्टील की बात की जाए तो हाई स्पीड स्टील बेसिकली आपका टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम का मिक्सचर होता है। इसमें कार्बन परसेंटेज अराउंड 0.7 के करीब पाई जाती है। पूछा जाता है टंगस्टन कितना होता है, क्रोमियम कितना, वैनेडियम कितना, तो 18 4 1। टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वैनेडियम 1% इसमें होता है। ठीक है, ये बेसिकली हाई कार्बन स्टील से काफी अधिक हार्ड होता है। इसको कूल डाउन करते समय हम इसको ईयर में ठंडा करते हैं, इसलिए इसे ईयर स्टील के नाम से ही जानते हैं। और मैक्सिमम जो कटिंग टूल्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? वो हाई कार्बन स्टील से ही बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कूलिंग इज डन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम? बेसिकली हीट ट्रीटमेंट करते समय जब हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं तो उस समय मेटल को कहाँ पर ठंडा करते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हीट ट्रीटमेंट करते समय बेसिकली हम मटेरियल को गर्म कहाँ तक करते हैं?
बेसिकली कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो, चाहे नॉर्मलाइजिंग हो, एनीलिंग हो, हार्डनिंग हो, इन तीनों में लगभग जो आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो 723 डिग्री सेल्सियस को हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो 723 डिग्री सेल्सियस से 30 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक हम उसको गर्म करते हैं। उसके बाद जब हम उसको क्वेंचिंग करते हैं तो उसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेंचिंग मीडिया के अनुसार, उसमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी डेवलप होती है। जैसे बात की जाए अगर नॉर्मलाइजिंग की, तो बेसिकली नॉर्मलाइजिंग करते समय हम क्या करते हैं, उसको कमरे के तापमान पर हम वायु में ठंडा करते हैं, एयर में कूल डाउन करते हैं रूम टेम्परेचर पर। नॉर्मलाइजिंग उद्देश्य क्या होता है, बेसिकली नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है, तो उसके ग्रेन के साइज को रिफाइन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, या कह सकते हैं उसमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप हो गई है आफ्टर सर्टेन प्रोसेस के द्वारा, तो उसको दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। दूसरा, एनीलिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो एनीलिंग में हम कूल डाउन कहाँ करते हैं, तो या तो हम रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक गर्म करने बाद फर्नेस को स्विच ऑफ कर देते हैं, उसी में धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, या फिर उसको राख या चूने के अंदर या उपले से ढककर उसको हम ठंडा करते हैं। एनीलिंग क्यों की जाती है, तो बेसिकली जो भी हमारे मेटल होते हैं उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, जिससे उसकी मशीनिंग आसानी से की जा सके, उसको आसानी से मशीन किया जा सके, इसलिए एनेलिंग प्रोसेस की जाती है। ठीक, तो ये दो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हार्डनिंग करते समय कहाँ ठंडा करते हैं, तो उस समय हम उसको ब्राइन सॉल्यूशन में या फिर ऑयल में ठंडा करते हैं, जल्दी से ठंडा किया जाता है जिससे कि धातु को कठोर बनाया जा सके, और हार्डनिंग के बाद उसमें ब्रिटलनेस आता है, उसको दूर करने के लिए हम उसकी टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में बेसिकली टेम्परेचर 200 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और उसको हम टेम्परिंग करते समय ऑयल में ठंडा करते हैं या फिर पानी में धीरे धीरे ठंडा करते हैं, अकॉर्डिंग टू मेटल के अनुसार वेरी करता है। जैसे हाई स्पीड स्टील हो गया तो उसको ऑयल में क्वंचिंग की जाती है। टेम्परिंग का उद्देश्य क्या होता है, उसकी टफनेस को इम्प्रूव करना और ब्रिटलनेस को कम करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which heat treatment is done on steel to increase its cutting ability? बेसिकली कटिंग क्षमता, कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सी उसमें उपचार किया जाता है, तो अभी हमने बताया उसके लिए क्या किया जाता है, हार्डनिंग प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। एनीलिंग क्यों करते हैं, तो सॉफ्ट करने के लिए। टेम्परिंग क्यों करते हैं, टफनेस इंप्रूव करने के लिए, ब्रिटलनेस रिड्यूस करने के लिए। और नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिमूव करने के लिए, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल शोन इन द फिगर। यहाँ फिगर में आपको एक टूल दिखाया गया है, बेसिकली ये फोर्जिंग का टूल है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपको सरफेस दी गई है कैसी है, फ्लैट है। कैसी सरफेस है, यहाँ पर फ्लैट सरफेस है, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं इसका नाम क्या है, फ्लैटर है। क्या कहते हैं, इसे फ्लैटर कहते हैं। प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो भी समतल सतहें होती हैं, फ्लैट सरफेस होती हैं, उसको स्मूथनिंग करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो इस फ्लैटर का साइज होता है, होता है 75 mm स्क्वायर इसका साइज होता है। अगर बात की जाए एनविल के बारे में, तो एनविल बेसिकली माइल्ड स्टील या कास्ट स्टील से बनाई जाती है, और इस पर बेसिकली जब हम फोर्जिंग कर रहे होते हैं तो गर्म धातु होती है, हॉट कंडीशन में होती है, तो इसको एनविल पर रखकर ही हम हैमरिंग करके डिफरेंट शेप एंड साइज में उसको चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जाए स्वेज ब्लॉक की, तो स्वेज ब्लॉक बेसिकली ये मैलेबल कास्ट आयरन का बनाया जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्वेज ब्लॉक किसका बना होता है, तो मैलेबल कास्ट आयरन का बना होता है। इसको हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के ग्रुप्स बने होते हैं, तो इसको बेसिकली हम, कोई ट्यूब है, पाइप है, उसको बेंडिंग के लिए, पंचिंग के लिए, ड्रिफ्टिंग या डिफरेंट शेप में शेपिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्लिंग इज डन जनरली एट वाट स्पिंडल स्पीड, तो नर्लिंग करते समय स्पिंडल की स्पीड कैसी रखी जाती है, बेसिकली नर्लिंग करते समय अगर हम कंपेयर करें टर्निंग से, तो उसकी 1/3 रखी जाती है। 1/3 मतलब क्या हो गया, स्लो रखी जाती है, काफी धीमी गति पर नर्लिंग प्रोसेस यहाँ पर की जाती है। नर्लिंग क्या होता है, उसके जॉब पर कुछ पैटर्न बनाना, जैसे कि उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो सके, ग्रिपिंग को बढ़ाया जा सके। Name the forging operation by which the cross section of a piece of stock is increased and length of the piece is reduced। उस प्रोसेस का क्या नाम है, फोर्जिंग प्रोसेस क्या, जिसके द्वारा क्या करते हैं, उसकी हम लंबाई को, यहाँ पर दिया गया है द सेक्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ पीस इज इंक्रीज लेंथ इज रिड्यूस, लंबाई को घटाते हैं
और उसके क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जब लंबाई को कम करें, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम बढ़ाएं, तो उसे कहा जाता है अपसेटिंग नाम से। इसका नाम क्या होता है? अपसेटिंग। ड्राइंग आउट की बात की जाए तो इसमें क्या करते हैं, लंबाई को बढ़ाते हैं और क्षेत्रफल को कम करते हैं। ठीक है। अपसेटिंग में क्या करते हैं, अपसेटिंग में जो जाप की लंबाई होती है उसको कम करते हैं, क्षेत्रफल या मोटाई को बढ़ाते हैं। जबकि ड्राइंग आउट में क्या करते हैं, ड्राइंग आउट में बेसिकली उसकी लंबाई को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसे क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बेंडिंग क्या होता है, तो बेंडिंग डिजायर्ड शेप में उसको मोड़ना बेंडिंग कहलाता है। किससे? स्वेज ब्लॉक की सहायता से या किसी अन्य मेथड के द्वारा। Which part of TIG welding torch hold the electrode? Which part of the TIG welding torch hold the electrode? TIG welding टॉर्च का कौन सा भाग होता है जो कि इलेक्ट्रोड को उस समय पकड़ता है जब हम टिग वेल्डिंग कर रहे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कॉलेट। उसमें एक कॉलेट चक लगा होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, बेसिकली इलेक्ट्रोड को होल्ड किया जाता है। किसमें? टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। बेसिकली इसमें एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उसके अंदर वेल्डिंग की जाती है, जिससे कि जो बाहर वायुमंडल में जो ऑक्सीजन वगैरह है, इम्प्योरिटीज हैं, वो उसमें ना जा सके, और पोरोसिटी की जो समस्या होती है उसको दूर किया जा सकते, और कई सारे वेल्डिंग डिफेक्ट को बचाया जा सके, जैसे कि हमारा वेल्डिंग अच्छे से हो। टिग वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यहाँ पर बेसिकली प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का बेसिकली बना होता है। which one of the following letter indicates basic hole? तो यहाँ पर बेसिक होल को किस लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है, EFG या फिर H? तो इसका उत्तर हो जाएगा H। बेसिक होल बेसिकली मतलब बेसिक होल का मतलब क्या होता है, ऐसा होल जिसका लोअर डेविएशन शून्य होता है, जीरो होता है, उसे बेसिक होल के नाम से जानते हैं। इसे कैपिटल एच के नाम एच से दर्शाते हैं। अगर यही बेसिक शाफ्ट की बात की जाए तो बेसिक शाफ्ट मतलब उसका अपर डेविएशन जीरो होगा, और इसे स्मॉल लेटर के एच के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। कैपिटल एच है तो बेसिक होल है, उसका लोअर डेविएशन जीरो है। स्मॉल एच है तो हो जाएगा बेसिक शाफ्ट, उसका अपर डेविएशन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज हैव ए व्हाट टाइप ऑफ फिट? तो अगर अलाउंस क्या है, पॉजिटिव में सॉफ्ट है, होल है, उनके बीच का अलाउंस अगर पॉजिटिव है तो फिट क्या होगी, क्लियरेंस फिट होगी। ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्लियरेंस होगा। और यहीं पर बोल दिया जाता ऑलवेज नेगेटिव है तो उस कंडीशन में आपका फिट इंटरफेरेंस फिट हो जाता। और यदि कहते कि सम टाइम पॉजिटिव है सम टाइम निगेटिव है, कभी पॉजिटिव अलाउंस है कभी निगेटिव अलाउंस है, तो उस केस में आपका फिट हो जाता ट्रांजिशन फिट। लेकिन यहाँ बोला गया है ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्लियरेंस फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर इन द बीएसआई सिस्टम? बीएसआई सिस्टम के अनुसार बात किया जाए तो टॉलरेंस ग्रेड कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, BSI की जगह BIS होगा। BIS के अनुसार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार कितने टोटल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं? तो टोटल 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस यहाँ पर होते हैं, जिसको IT01, IT0, IT1 डैश 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 IT16 तक दर्शाया जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, IT01 देन IT0 फिर देन IT1 से करते हुए IT16 तक के होते हैं। टोटल 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। फंडामेंटल डेविएशन की बात की जाए तो टोटल 25 फंडामेंटल डेविएशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गेज शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको एक गेज का फिगर दिखाया गया है जो कि बेसिकली किस शेप में है, सी शेप में है। तो इसे किस गेज के नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है बेसिकली? तो इसे कैलीपर गेज या फिर इसे स्नैप गेज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्नैप गेज, या फिर इसी को कैलीपर गेज के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा बेसिकली कोई भी आउटसाइड जॉब, कोई भी जॉब है उसका आउटसाइड आउटर साइज मेजर कर सकते हैं, जैसे कि उसका लेंथ चेक कर सकते हैं, ब्रीथ चेक कर सकते हैं, हाइट या फिर डायामीटर, आउटसाइड बेसिकली उसमें साइज चेक कर सकते हैं कैलीपर गेज के द्वारा।
नेक्स्ट बात की जाए रिंग गेज की, तो अगर प्लेन रिंग गेज है तो आउटर डायामीटर, थ्रेड रिंग गेज है तो आउटर थ्रेड चेक कर सकते हैं, प्लेन प्लग गेज इंटरनल डायामीटर, थ्रेड प्लग गेज इंटरनल थ्रेड चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, जिसके द्वारा सीट या वायर की मोटाई चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंस्पेक्शन इज जनरली एज ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन और फॉर्मल इवेलुएशन एक्सरसाइज। बेसिकली इंस्पेक्शन क्या होता है, निरीक्षण आमतौर पर संगठित परीक्षा औपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल इज द शॉर्ट प्रोसेस बाय व्हिच एंटिटीज रिव्यू द क्वालिटी ऑफ ऑल फैक्टर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। तो बेसिकली ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा बोथ A and B are correct. Next question, which of the following is an anti-friction bearing? Anti-friction bearing कौन सी है? ऑप्शन सॉलिड बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, बॉल बेयरिंग या नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बॉल बेयरिंग। सॉलिड बेयरिंग और थ्रस्ट बेयरिंग ये फ्रैक्शन बेयरिंग के अंतर्गत आती हैं, जबकि बॉल बेयरिंग, नीडल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? तो एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a type of conveyor? यहाँ पर बेसिकली कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कन्वेयर का एक भाग नहीं है? ऑप्शन है बेल्ट कन्वेयर, ठीक है बेल्ट कन्वेयर होता है, रोलर कन्वेयर ये भी होता है, पैलेट कन्वेयर भी बेसिकली होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस सही हो जाएगा, क्योंकि बेल्ट, रोलर और पैलेट तीनों कन्वेयर के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, For general purpose, the roughness value are graded into how many grades? सामान्य उद्देश्य के लिए बेसिकली जो रफनेस वैल्यू होती है उसे कितने ग्रेड में डिवाइड किया गया है? तो बेसिकली कितने ग्रेड में? 12 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। रफनेस वैल्यू को बेसिकली कितने ग्रेड में डिवाइड किया गया है? 12 ग्रेड में, क्योंकि N1 से लेकर के N12 तक होता है, N1 N2 N3 N4 N5 डैश N12 तक होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए N1 N2 N3, इनके लिए चार बेसिकली आपके ट्रायंगल के सिंबल बनाए जाते हैं। N1 N2 N3 की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार के चार ट्रायंगल बनाए जाते हैं, किसके लिए? N1 N2 N3 के लिए, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? तो बेसिकली जो इसकी वैल्यू होती है N1 N2 N3, तो N1 स्टार्ट होता है 0.025 माइक्रोन से, फिर उसी के रीडिंग को डबल करते जाइए, जैसे N2 के लिए 0.5, N3 के लिए 0.1, डबल करते जाएंगे आपको वैल्यू यहाँ पर मिलती जाएगी, ठीक है। तो N1 N2 N3 चार त्रिभुज होते हैं, N4 N5 N6 तीन त्रिभुज होते हैं, N7 N8 N9 आपके दो त्रिभुज, N10 N11 सिंगल, और N12 क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेसिकली एक रफ डॉटेड लाइन उसके लिए आ जाएगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है N6 और N7 के लिए। तो N6 की जो वैल्यू होती है वो 0.8 माइक्रोन, N7 की वैल्यू 1.6 माइक्रोन। आपको याद नहीं रखना है, आपको जस्ट कैलकुलेट करना है, स्टार्ट करना है N1 से। N1 की वैल्यू होती है 0.025 माइक्रोन, डबल करते चले जाइए, आपको नेक्स्ट रफनेस ग्रेड की वैल्यू मिलती चली जाएगी। या फिर N12 की वैल्यू 50 होती है, नीचे चले जाइए रिवर्स फॉर्म में, हाफ करते हुए चले जाइए, आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस इरेगुलरिटीज? यहाँ पर सरफेस की इरेगुलरिटीज कौन कौन सी है? ऑप्शन है रफनेस, दूसरा ऑप्शन है बेबीनेस। तो बेसिकली ये दोनों क्या है? सरफेस इरेगुलरिटीज के अंतर्गत आती हैं। रफनेस टूल के द्वारा जो छोटे छोटे स्क्रैच वगैरह होते हैं, उस पे जो छोटे हिल्स एंड वैलीज बनती हैं वो रफनेस के अंतर्गत। यहाँ पर मशीन टूल्स के द्वारा जो थोड़ी बड़ी वाली इरेगुलरिटीज होती है, फ्लॉज वगैरह, उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? वेवीनेस। तो रफनेस छोटा छोटा होता है, वेवीनेस कंपेयर टू उसके थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बोथ यहाँ पर इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, सरफेस इरेगुलरिटीज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्क पीस यूजली पुट इन द प्रेस वर्क? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस वर्क में बेसिकली हम वर्क पीस को कहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेस वर्क का मतलब क्या होता है। तो सीट मेटल में हमें क्या करना होता है, सीट हमारी बेसिकली फ्लैट शेप में आती हैं, पतली पतली सीटें, तो उसके द्वारा हमें डिफरेंट प्रकार के शेप एंड साइज में कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, कई सारे पार्ट्स बनाने होते हैं। तो बेसिकली सीट मेटल के द्वारा
डिफरेंट डिफरेंट शेप में कोई भी पार्ट बनाना, शेपिंग करके या फिर फॉर्मिंग करके, कटिंग करके, तो वही किसके अंतर्गत आता है? प्रेस वर्क के अंतर्गत आता है। किसके द्वारा? मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा बेसिकली शेपिंग या फॉर्मिंग करके शीट मेटल से डिफरेंट टाइप के आकृतियां बनाना, डिफरेंट टाइप के शेप के पार्ट्स बनाना ही क्या कहलाता है? शेप प्रेस वर्क के अंतर्गत आता है, जिसे हम प्रेस वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जैसे ब्लैंकिंग हो गया, पंचिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, पियर्सिंग, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके प्रेस वर्क के अंतर्गत आते हैं। ब्लैंकिंग में क्या करते हैं हम? फ्लैट शेप में कोई जॉब कट करके निकालते हैं। पंचिंग में बेसिकली हम कोई सिलेंड्रिकल होल टाइप का मतलब करके उससे बाहर निकालते हैं। बेंडिंग में डिफरेंट शेप एंड साइज में हम उसको बेंड करते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ये प्रेस वर्क के अंतर्गत ही आता है। प्रेस में हम जॉब को रखते कहाँ है? तो उसमें हम जॉब को रखते हैं डाई पर, ठीक है, डाई पर जॉब को रखते हैं और पंच के द्वारा उस पर हिट करके या उस पर फोर्स लगा कर डिफरेंट शेप साइज का हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज गिवन ऑन द। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है ब्लैंकिंग ऑपरेशन, अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि ब्लैंकिंग ब्लैंकिंग बेसिकली क्या है? कटिंग ए फ्लैट शेप फ्रॉम शीट मेटल। शीट मेटल से हमें क्या करना? फ्लैट शेप में कोई जॉब को कट करना है, उसे ब्लैंकिंग कहते हैं। ब्लैंकिंग में क्लियरेंस कहाँ पर देते हैं? यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होता है पंच और एक होता है डाई। डाई जिस पर हम जॉब को रखते हैं, पंच जिसके द्वारा यहाँ पर फोर्स दे करके डिफरेंट शेप एंड साइज को कट किया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्लियरेंस किस पर देते हैं? तो चूंकि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में जो साइज होता है वो डाई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए क्लियरेंस कहाँ पर दिया जाता है? तो पंच पर दिया जाता है। क्लियरेंस किस पर देंगे? पंच पर। यहीं पर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड, वो होता है पंचिंग। तो पंचिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं? तो पंचिंग में आपका जो होल होता है वो डिसाइड करता है, उसमें भी डाई डिसाइड करती है। और पंचिंग में जो बेसिकली क्लियरेंस दिया जाता है वो डाई पर दिया जाता है, ठीक है। किस पर दिया जाता है? डाई पर। ब्लैंकिंग में जो क्लियरेंस है वो पंच पर दिया जाता है और पंचिंग में जो क्लियरेंस है वो डाई पर दिया जाता है। अगर पूछा जाए बेसिकली कि क्लियरेंस कितना होता है, तो जो भी हम मटेरियल कट कर रहे हैं उसकी जो थिकनेस है लगभग उसका 1% अप्रोक्सीमेटली क्लियरेंस दिया जाता है। अब यहाँ पर कई बार फार्मूला पूछ लिया जाता है कि डाई के साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डाई साइज होता है ब्लैंक साइज प्लस 2 इंटू क्लियरेंस। जो भी ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या हुआ? जो हमारा पार्ट कट के बाहर निकल रहा है वही क्या है? आपका ब्लैंक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो वही ब्लैंक है। ब्लैंक साइज प्लस 2 इंटू क्लियरेंस वो होता है इक्वल टू डाई साइज। ब्लैंकिंग में पंच पर क्लियरेंस, पंचिंग में डाई पर क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिवेटेड जॉइंट शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको एक रिवेटेड जॉइंट दिखाया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार का रिवेटेड जॉइंट है। बेसिकली आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पर शीट मेटल की प्लेट है, एक यहाँ पर प्लेट है। इन दोनों प्लेट को बेसिकली यहाँ पर एक आपका स्टेप लगा के क्या किया जा रहा है? जोड़ दिया रहा है, जिसमें कितनी रिवेट है? एक रिवेट, दो रिवेट, तीन रिवेट यहाँ पर लगाई गई हैं। तो आपको पहचाना है कि ये प्रकार इसका क्या है। बेसिकली ये क्या है? सिंगल स्ट्रैप। क्या है? आपका सिंगल स्ट्रैप रिवेटेड जॉइंट, ठीक है, क्योंकि एक ही स्ट्रैप लगा हुआ है। तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर दोनों प्लेटों को रख के रिवेटिंग कर दिया गया। सॉरी, हमने स्ट्रैप बोल दिया गलती से। यहाँ पर क्या है? दो प्लेटें रखी हैं, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, और इन दोनों को क्या करते हैं हम यहाँ पर सीधा रिवेट के द्वारा आपस में जोड़ दे रहे हैं। स्ट्रेप किस में लगाते हैं? स्ट्रेप हम बट जॉइंट में लगाते हैं। जब दोनों सीटों को आपस में एक दूसरे के साइड बाय साइड बट करके जोड़ते हैं तो वहां पर हमें स्ट्रेप लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और लेफ्ट जॉइंट में किसी भी स्ट्रेप के लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, क्योंकि यहाँ पर सीटें दोनों एक दूसरे को क्या कर रही? ओवर लैप कर रही हैं और सिंगल रिवेट दिखाया गया है, इसलिए क्या है? सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है। मान लीजिए यहीं पर एक रिवेट इधर था, एक रिवेट इसके बगल में हो जाता, तो ये क्या हो जाता? तो हो जाता डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और स्ट्रेप जॉइंट मतलब ये आपका बट जॉइंट में एक ऐसा हो जाएगा, फिर एक उसी के बगल में आपका एक दूसरा रख दिया जाएगा प्लेट सटा करके, और इन दोनों को जोड़ने के लिए इसके ऊपर यहाँ पर हम एक स्ट्रिप लगा देंगे।
और फिर उस स्ट्रेप पे रिवेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बट जॉइंट। अब ये सिंगल स्ट्रेप हो गया अगर एक ही ऊपर लगा है, नीचे एक हम अगर और स्ट्रेप लगा देते हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे डबल स्ट्रेप कहेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछ रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट शुड बी हाउ मेनी टाइम्स टू द डायमीटर ऑफ द रिवेट। बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक रिवेट ए लगी है और एक रिवेट यहाँ पर लगी है, एक रिवेट यहाँ पर लगी है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए इन द टर्म ऑफ डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो दो रिवेटों के जो बीच की दूरी है कितना होनी चाहिए, रिवेट के व्यास की कम से कम 3 गुनी होनी चाहिए। 3 गुनी नहीं होगी तो यहाँ पर बकलिंग वगैरह की समस्या आ जाती है। तो दो रिवेटों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, उनके व्यास का 3 गुना होना चाहिए। कई बार यहाँ पर मार्जिन के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो आपका रिवेटिंग जॉइंट में पहली रिवेट है उसके सेंटर से लेकर के आपके कॉर्नर एज के बीच की दूरी कितनी होती है, प्लेट के एज की भी बीच की दूरी, तो वो 2D होती है। अगर रिवेट के सेंटर से पूछा जाएगा तो 2D होती है, और रिवेट के एज से पूछा जाएगा और प्लेट के एज तो 1.5D होती है। आपको ध्यान में रखना, जहां पर डी क्या है, डायमीटर ऑफ द रिवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में किसका प्रयोग करते हैं, गियर का, क्लच का या फिर कपलिंग का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। गियर का भी प्रयोग किया जाता है, क्लच का भी प्रयोग किया जाता है, कपलिंग का भी प्रयोग किया जाता है। इन सारे ऑप्शन को हमने पिछले वीडियोस में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिए। इससे पहले 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, 8th नंबर की ये वीडियो है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखा पहले की तो उसको देख लीजिए, उसमें सारे कंसेप्ट को इसको अच्छे से क्लियर किया गया है डिटेल में। Which of the following abrasive is used in lapping? यह क्वेश्चन भी बेसिकली हमने बहुत ही डिटेल में अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में 7th नंबर वीडियो में काफी अच्छे से क्लियर किया था कि एब्रेस बेसिकली जब हम लैपिंग, ग्राइंडिंग, होनिंग करते हैं तो किस प्रकार के एब्रेसिव, कौन से एब्रेसिव कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो उसको एक बार आप जाकर के देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। तो कौन कौन से एब्रेसिव प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड भी प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है, डायमंड भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के, डायमंड का प्रयोग किया जाता है बेसिकली सीमेंटेड कार्बाइड के मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, डायमंड का। और गेज का पूछा जाए तो बोरान कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। सीमेंटेड कार्बाइड या टंगस्टन कार्बाइड के जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं उसकी लैपिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर गेज की लैपिंग पूछा जाए तो गेज की लैपिंग के लिए बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की लैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लैपिंग क्या होता है, होनिंग का जस्ट अपोजिट होता है, तो होनिंग में इसका अपोजिट हो जाएगा। होनिंग और ग्राइंडिंग लगभग सेम टाइप ऑफ एब्रेसिव होते हैं और लैपिंग में उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन द फिगर। यहाँ पर फिगर में आपको एक मशीन दिखाई गई है, तो पूछा गया है ये कौन सी मशीन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टूल का नाम क्या दिया गया है, ये ब्रोच दिया गया है। यहाँ पर एक ब्रोच टूल फिक्स है, तो उसी के द्वारा आप इसका नाम बता सकते हैं कि कौन सी मशीन है, ये ब्रोचिंग मशीन है। तो ये था बेसिकली हमारा 200 क्वेश्चन, जो कि सीआईटीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीआईटीएस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चंस एज इट इज पूछे गए हैं। तो इसको बेसिकली हमने 8 वीडियो में टोटल कवर किया है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, बिट एक एक ऑप्शन के पीछे के डिटेल के साथ हमने टोटल कवर किया है। तो अगर आपने पूरी वीडियोस नहीं देखी है तो एग्जाम से पहले टोटल वीडियोस देख कर जाइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सारे टॉपिक्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग फीडबैक में अपना कमेंट दे सकते हैं या और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।